ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, कृपया दिल पे ना लें। आज की कहानी हमारी अधूरी कहानी पार्ट 1। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी की शुरुआत से पहले 2 लाइन। आपको प्यार करने से डर लगता है, आपको खोने से डर लगता है, कहीं आंखों से गुम ना हो जाए यादें, अब रात में सोने से डर लगता है। हुई माँ, उसने इतनी ज़ोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से और हैरानी भाव लिए उसकी तरफ देखा। वह अपनी जीत पर इतराती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट का मेरे ऊपर एक जादू सा असर हुआ और अगले ही पल मैं उसके हुस्न में खो गया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैं एक पल के लिए खो सा गया। बड़ी बड़ी नसीली आंखें, बारीकी से तरासे गए नाक नक्शा, मोती जैसे चमकते दांत, हल्के गुलाबी गाल और गालों के दोनों तरफ लहराते काले रेशमी बालों में वह परियों वाली खूबसूरती ली हुई थी। ऊपर से उसकी मनमोहक मुस्कान एक जादुई प्रभाव क्रिएट कर रही थी। उसने शर्मा कर धीरे से नज़रें झुकाई तो मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक हल्की सी सरसराहट हुई तो मैं समझ गया कि वह मेरे दिल के बगीचे में प्रवेश कर चुकी है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में खड़ा बड़ी बेचैनी से उसकी इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। आम के पेड़ से टेक लगाए मैं सोच ही रहा था कि पायल की मधुर झनकार सुनाई पड़ी। आते ही वह मेरे सीने से ऐसे लिपट गई जैसे जन्मों जन्म के बिछड़े प्रेमी मिलते हो। कैसे हो? मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। कुछ मत कहो, तुम एकदम बुज़दिल और कायर हो। वह रो पड़ी थी। अब मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर था। शायद मैं दिल चीर कर दिखा सकता तो तुम मेरी मजबूरी समझ पाती। मेरी आंखें भी छलक उठी। तुमने अगर अपना समझा होता तो बताया नहीं होता, वह शिकायत कर रही थी। अब तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितनी। अब कुछ मत बताओ। उसकी उंगलियां मेरे होठों पर थी। एक बात कहूं? काफ़ी देर बाद उसने मेरे सीने से अपना चेहरा हटाया। हाँ बोलो। मैंने उसकी उंगलियों को नरमी से चुभाते हुए बोला, यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता। वह मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, जानती हूँ। तो फिर अगले जन्म में मिलोगी ना? वह घास पर बैठी थी और मेरा सर उसकी गोद में था। बताओ, मिलोगी ना? कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा। फिर कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। मैं घबरा कर उठ बैठा। देखा तो मेरे एक तरफ पत्नी तो दूसरी तरफ बच्चे सो रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो रहा था। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ, मैं बच्चों की तरह बिलख पड़ा। रोने की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी भी उठ बैठी। क्या हुआ? वह घबरा कर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछने लगी। कुछ नहीं, एक सपना देखा था। अब तक मैं थोड़ा संभल चुका था। क्या आप ठीक हैं? उसने मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सो जाओ, मैं ज़रा टहल कर आता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। पत्नी के सोने के बाद मैं अपनी फाइल और कलम उठाकर छत पर आ गया। घर की बाउंड्री से टेक लगाकर मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर होकर एक लड़की से हार गए, कहते हुए दोस्त ने जब मेरे घुटनों को हिलाया तब मैं होश में आया। लेकिन तब तक वह मेरे दिल की ज़मीन पर उतरकर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अचंभित होकर अपनी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को देखता रहा। बसंत, हेमंत और सावन। प्यार की कहानियाँ अक्सर इन्हीं 3 महीनों में शुरू होती है, या मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अचानक मुझे याद आया कि यह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांव में धान रोपाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हम जैसे किशोर उम्र के लड़कों के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं थी और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू के आइडियाज़ को आजमाते रहते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ताश कैसे खेला जाता है। क्या तुम लोगों को ताश खेलना आता है? गांव के कुछ निकम्मे लड़कों को ताश खेलते देखकर मैंने अपने दोस्तों से पूछा। हाँ, मुझे खेलना आता है, दोस्त ने अपनी धाक जमाई। मुझे भी सीखना है, चलो आज ताश खेलते हैं, मैंने उत्साहित होकर कहा। तो वे दोनों तैयार हो गए। दोस्त पता नहीं कहाँ से एक पुरानी ताश का बंडल उठा लाया और हम तीनों गांव के ही
एक अंकल के बैठक में ताश खेलने बैठ गए। मैं तो ताश खेलने में बिल्कुल अनाड़ी था, बस उल्टे सीधे दांव खेलकर अपनी पत्तियां गंवा रहा था। दोस्त हर बार बाजी जीतकर खुद को जीनियस समझ रहा था। अरे 1.5 फुट के छोरे यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं। मैं अपनी बार बार कटती हुई पत्तियों को बचाने के लिए दिमाग लगा रहा था। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो अंकल की बेटी निशा के साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की कमर पर दोनों हाथ रखे हम तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वह हमारे गांव की ही एक लड़की थी और अंकल की बेटी की सहेली थी। मैंने पहले भी उसे गांव में कई बार देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया था। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में संकोच महसूस होता था। हाँ तो तुम्हें क्या है, दोस्त अकड़ कर बोला। शायद वह उसके स्वभाव से परिचित था। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कहते हुए वह तेजी से सामने पड़े ताश के पत्तों पर झपटी। दोस्त ने पहले ही उसके इरादे को भांप लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से सभी पत्तों को मुट्ठी में समेट लिया। याद देखकर अब वह और भी भड़क गई और उसे भीड़ कर छीनने की कोशिश करने लगी। अब दोस्त भी समझ गया कि वह ज़्यादा देर तक ताश के पत्तों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बड़ी होशियारी में उन्हें मेरे हवाले कर दिया। अब ताश के पत्ते मेरे फौलादी मुट्ठी में कैद थे। वह एक पल के लिए तो ठिठकी, लेकिन अगले ही पल मेरी तरफ बढ़ गई। दोस्त की ढिठाई देखकर अब मेरे अंदर भी हौसला आ गया था। लो, छीन सको तो छीन लो। मैंने मुस्कुराते हुए सहजता से बंद मुट्ठी को उसके आगे कर दिया। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी सहेली की तरह निगाहें दौड़ाई। निशा मुस्कुराती हुई सारा तमाशा देख रही थी। उसने आंखों ही आंखों में उसका हौसला बढ़ाया। वह थोड़ा मुस्कुराई और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लिया। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ बंद मुट्ठी को खोलने में लग गई, जो कि एक लड़की के लिए तो क्या, मेरी उम्र के सभी लड़कों के लिए मुश्किल था। मैं बचपन से ही कसरत करता था और जूडो कराटे की प्रैक्टिस किया करता था, अतः मुझसे बड़ी उम्र के लड़कों में भी मेरा अलग ही रौब था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो खिसिया कर उसने मेरी उंगलियों में अपने दांत गाड़ दिए। अचानक हुई दर्द के एहसास से मेरी मुट्ठी खुल गई। अगले ही पल उसने ताश के पत्तों को सैकड़ों टुकड़े कर दिए। मैं दंग होकर देखता रह गया। पता नहीं ये प्यार भी क्या बला है, कब कहाँ और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। वैसे तो पहले भी मैंने उसको कई बार देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उससे खूबसूरत दुनिया में और कोई लड़की नहीं है। वहाँ से मैं सीधा अपने घर आया और अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। धीरे से मैंने अपनी उंगलियों पर मौजूद उसके दांत के निशान को सहलाया और अपने होठों के करीब ले आया। मेरी उंगलियों में अभी तक उसके सांसों की खुशबू उठ रही थी। दिल को मदहोश कर देने वाली खुशबू मेरे नाक से टकराई और सांसों के रास्ते धड़कन में उतर गई। मेरे होंठ मुस्कुराए और उन्होंने उंगलियां चूम लिया। मेरे दिल की धड़कन एकदम से इतनी तेज हो गई कि लगने लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं वहीं बिस्तर पर बैठकर धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगा। 16 साल की छोटी उम्र में ही मुझे दुनिया की सबसे भयानक रोग लग चुका था। हाँ, मुझे प्यार हो चुका था, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। उसका चेहरा बार बार मेरे नज़रों के सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही मेरा दिल उसके दीदार को मचलने लगा। मैं घर से निकलकर जैसे ही गांव के चौराहे पर पहुंचा, वह सामने से आती दिखाई दी। दिल एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। धीमे धीमे कदमों से चलती हुई वह मेरे बगल से गुजर रही थी। अचानक से झुकी हुई नज़रें उठी और मेरे नज़रों से टकराकर वापस नीचे झुक गई। बस एक बार मुड़कर देख ले तो मैं समझूंगा कि उससे भी मेरी तरह कुछ हुआ है। गली से मुड़ते हुए वह अचानक से पलटी और मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर गई। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। बचपन से ही मैं बहुत बदमाश और दबंग लड़का था। पूरे गांव में मेरे शैतानी के किस्से मशहूर थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका था। अब दुनिया बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। हालांकि सूरज भी वहीं था, पशु पक्षी भी वहीं थे, फूल भी वहीं थे जो पहले थे, पर मुझे उनमें कुछ नयापन सा लग रहा था। अब मुझे सूरज की किरणों में प्यार के 7 रंग नज़र आए। खिलते हुए फूलों को देखकर दिल में एक अजीब सी कशिश होती। चिड़िया की चहचहाहट सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। मुझे सिर्फ उससे ही नहीं, प्रकृति के हर चीज़ से प्यार हो गया था। कभी मैं बकरी के मेमना को प्यार करता, कभी कुत्तों को प्यार से सहलाता, तो कभी आम के पेड़ों को बाहों में भर लेता।
मेरे दिल में प्यार का समुंदर उतर आया था। वह पूरी तरह मेरे ख्यालों में बस गई थी। हर घड़ी दिल में सिर्फ उसका हाथ ख्याल आता, बस उसकी एक झलक पाने के लिए बहाने तलाशने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं था। वह कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, दोस्त ने मिलते ही बताया। अच्छा, क्या पूछ रही थी? मैंने बेताबी से पूछा। पूछ रही थी कि वह कहाँ है। दोस्त मज़ा लेते हुए बोला, अच्छा उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। अंशु। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत है, अंशु। कभी मैं पेन से उसका नाम लिखता तो कभी पेड़ों पर गोद कर। एक बार तो मैंने अपने कलाई पर ब्लेड से चीर कर उसका नाम लिख दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की अनंत गहराइयों में उतरती जा रही थी। सुबह से लेकर देर रात तक उसके आसपास रहने की कोशिश करता। इस दौरान मैं उसे देखता और वह मुझे देखती। धीरे धीरे प्यार की यह कहानी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि कभी कभी मुझे महसूस होता कि प्यार की जितनी आग मेरे भीतर है उतनी आग उसके भीतर नहीं है। मेरे प्रति प्रेम में कोई कामना, वासना या महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा प्रेम बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। वह गांव के लिए घास काटने खेतों की तरफ जा रही है। सुबह के भोजन के बाद मैं गांव के चौराहे पर खड़ा उसकी ही राह देख रहा था। तभी दोस्त ने आकर खबर दी, चलो हम भी उसके साथ चलते हैं, उसने कहा। तो मैंने भी हामी भर दी। कुछ ही फासले पर दोस्त का घर था। हमने आवाज़ देकर उसे भी बुला लिया। गांव से बाहर निकलते ही वह अपनी 3-4 सहेलियों के साथ जाती हुई दिखाई दी। हमने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और उनसे आगे निकलकर आगे आगे चलने लगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई दुनिया में। गांव के बाहर मौजूद बरसाती नदी को पार करते ही मैंने उसकी तरफ देखकर दोनों बाहें फैलाते हुए बड़े ही रुमानी अंदाज में ज़ोर से ये जुमला फरमाया, ओ जुल्फ़ों वाले हीरो, ज़्यादा मत बनो वरना एक ही सैंडल में ठीक कर दूंगी। पता नहीं उससे क्या समझ आया कि वह नदी के उस पार से ही ज़ोर से गुर्राई। लो सुनो, वह तुम्हें गाली दे रही है। दोस्त ने ठहाका मारते हुए हंसा। शायद उसे लगा कि मैंने कुछ गलत बातें कही हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन यही सोचकर मैं चुप रह गया। थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं ये लोग घर जाकर अपने घर वालों से कुछ उल्टा सीधा ना कह दें। खैर, हम लोग आगे खेतों की तरफ बढ़ गए और वह अपने सहेलियों के साथ घास काटने लगी। 1-1.5 घंटे घूम फिर कर हम तीनों खलिहान के बीचों बीच मौजूद एक पेड़ के नीचे आकर उनका इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद वह सब लड़कियां भी सर पे घास लिए वहां पहुंच गई और हमसे थोड़ी ही दूर पर घास रखकर सुस्ताने लगी। पूछो ना, वह क्या कह रहा था। उसकी सहेलियां उसे मेरी तरफ इशारा करके धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। शायद वे उसे तकरार करने के लिए भड़का रही थी, लेकिन वह अपने घुटने पर सर रखे खामोशी की मिसाल बनाई हुई थी। कभी वह कोहनी मारकर अपने सहेलियों को चुप करती तो कभी सर उठाकर मुझे बेकरार कर देती। कुछ ही देर बाद वे सब जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने बारी बारी से सभी लड़कियों के सर पर घास का गट्ठर उठवा दिया। अंत में अकेले उसकी घास बच गई, जिसे वह अकेले नहीं उठा सकती थी। अब वह तिरछी निगाहों से हमारी तरफ देखने लगी। मैंने भी उसकी गाली का बदला लेने के लिए आंखों ही आंखों में मेरे दोस्तों को इशारा किया कि वे उसकी घास ना उठाए। थक हार कर वह स्वयं ही घास उठाने की कोशिश करने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उसकी मदद करने को खड़ा हो गया। घास उठाते समय उसकी नज़रें मेरी नज़रों से इतनी करीब से टकराई जैसे एक दूसरे में डूब सी गई। मैं बेहोश होते होते बचा। धीरे धीरे प्यार का एक ऐसा सफ़र शुरू हो गया जिसकी कोई मंजिल ना थी। लो आ गए बाबू साहब ड्यूटी करके, ज़रा पूछिए इनसे कि कहाँ थे दिन भर। बाबूजी माँ की तरह डांट कर बोले। दिन भर क्रिकेट खेलकर शाम को जैसे ही मैं घर घुसा, बाबूजी से सामना हो गया। मैं उनकी बात को अनसुना करके रसोई घर की तरफ बढ़ गया। खबरदार, जो इसे किसी ने खाना दिया। मेरी बेफिक्री देखकर बाबूजी का पारा और चढ़ गया। मेरे आंखों से छलकते आंसुओं को कोई देख ना ले, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर में घुस गया। एक तो 2-3 दिनों से उसका दीदार नहीं हुआ था और दूसरा घर में अपमान का दुख। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाबूजी के सोने के पश्चात माँ मेरे लिए भोजन लेकर आई तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। माँ और बहनों के काफ़ी मनाने के बाद भी मैंने खाना नहीं खाया। मेरे घर वाले, विशेषकर बाबूजी, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे याद नहीं है कि बाबूजी या माँ ने कभी मुझे मारा हो। हाँ, मेरी शैतानियों से तंग आकर कभी कभी डांट दिया करते थे। ज़्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से मैं अत्यधिक भावुक और जिद्दी स्वभाव का हो गया था।
छोटी छोटी बातें मेरे दिल को लग जाती और अक्सर रूठ जाया करता था। अगले दिन सुबह बाबूजी खाना खाकर काम पर चले गए। माँ, दादी, बुआ और भाभी के काफ़ी मनाने के बाद भी मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया। तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? शाम को जब सब मुझे मनाते मनाते थक गए तो बाबूजी खाना लेकर खुद आए थे। मैं खामोश रहा। देख बेटा, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू जवान हो गया है। क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरेगा। अब जरा घर की जिम्मेदारी को भी समझ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि घर की कैसी स्थिति है? घर में 2 जवान बहनें बैठी है और ना घर में अनाज है ना पास में पैसा। मैं दिन भर धूप में जलकर भी परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुझे यह सब दिखाई नहीं देता? बाबूजी सिरहाने बैठकर मुझे प्यार से समझा रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। उठ, अब खाना खा ले, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा अक्सर होता था। जब उनके मनाने से नहीं मानता तो वे नाराज़ होकर भोजन की थाली फेंक देते और चुपचाप जाकर सो जाते। फिर वह तब तक नहीं खाते जब तक मैं जाकर नहीं मनाता। इससे पहले कि वे भोजन की थाली उठाकर फेंक देते, मैं उठकर हाथ धोने लगा। शायद वे ठीक ही कह रहे थे। पहले बाबूजी पास के गांव में मौजूद एक चीनी मिल के सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे। सैलरी अच्छी थी, इसलिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं उसी गांव के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी किसी कारणवश चीनी मिल बंद हो गई और उनकी सैलरी आनी बंद हो गई। यहीं से हमारी ज़िंदगी का रुख मुड़ गया। पैसों की तंगी शुरू होते ही पारिवारिक क्लेश शुरू हो गया। बड़े भाइयों और भाभीयों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर में रात दिन झगड़े होने लगे। बाबूजी शराब पीने लगे। गरीबी की वजह से मैं 5वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़कर बाबूजी के साथ काम में लग गया था। 1-1.5 साल काम करने के बाद जब काम छूट गया तो मैं घर में बैठ गया था। दिन भर क्रिकेट खेलना और दोस्तों के साथ घूमना, बस यही मेरा काम था। अरे कल दिन भर तू कहाँ था? अगले दिन दोस्त ने मिलते ही सवाल किया। मैं धान की रोपनी करने गया था। क्यों, क्या हुआ? वह पूछ रही थी कि तुम्हारा दोस्त आज दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्त ने बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपने मामा के घर गई थी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरी छोटी बहन भी यही बात क्यों पूछ रही थी। शायद वह कल मुझे देखने के लिए एक लड़की के साथ मुझे ढूंढते ढूंढते खेतों तक पहुंच गई थी। मेरी छोटी बहन उसकी सहेली थी। शायद उसने उसी से पता लगाया होगा कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाने लगा था। हालांकि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था। इधर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मुझे अपने मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता था। रात की तन्हाई में मेरे दिल ने मुझसे बातें की। कहाँ वो एक अमीर घर की राजकुमारी और कहाँ तू एक गरीब माँ बाप का अनपढ़ लड़का। क्या तू उसके काबिल है? क्या तू उसको ज़िंदगी की हर खुशियाँ दे पाएगा? क्या तू चाहता है कि तुम्हारी बदनसीबी के अंधेरों में उसकी हंसी गुम हो जाए? मुझे उसके साथ अपने ख्वाबों के महल सजता देख मेरी अंतरात्मा ने मुझे आईना दिखाया। ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में सुनना ना भूलें, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।